अंग्रेजों के जमाने का एक कानून जो जायज से ज्यादा नाजायज वजहों से चर्चा में रहा है, जो अपने अस्तित्व के वक्त से ही बेजा इस्तेमाल के लिए बदनाम रहा है, जिसका उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग हुआ है और जो अंग्रेजों के साथ ही आजाद भारत की भी तकरीबन हर सरकार के लिए विरोधियों का मुंह बंद करने का हथियार साबित होता आया है। आज बात उसी कानून। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अंक। मैं बात कर रहा हूं राजद्रोह कानून की, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक कानून पर केंद्र सरकार पुनर्विचार नहीं करती है, इस कानून के तहत कोई भी नया केस दर्ज ही नहीं हो सकता है। राजद्रोह कानून का उल्लेख मिलता है भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी में। आईपीसी के छठे चैप्टर में सेक्शन 121 से 130 तक का जिक्र है, जिसमें राज्य के खिलाफ अपराध और उनके लिए सजा मुकर्रर की गई है। इसमें ही है राजद्रोह का कानून, जिसका सेक्शन है 124A। इसको अंग्रेजों के जमाने का कानून कहा जाता है, जिसके इस्तेमाल के साथ ही हमेशा हर सरकार की नीयत पर संदेह जताया जाता रहा है। इसके तहत कहा गया है कि अगर कोई शख्स बोलकर या लिखकर या इशारों से या फिर किसी प्रतीकों के जरिए या फिर किसी भी और दूसरे तरीके से सरकार के खिलाफ घृणा, अवमानना या असंतोष पैदा करने की कोशिश करता है, तो उसे इस कानून के मुताबिक 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और साथ ही उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि यह कानून न तो पहली बार आईपीसी के लागू होने के वक्त मौजूद था और न ही आज़ाद भारत का संविधान लागू होते वक्त, लेकिन आज़ादी से पहले अंग्रेजों की जिद और आज़ादी के बाद नेहरू और फिर इंदिरा की जिद की वजह से यह कानून भारतीय संविधान और आईपीसी का हिस्सा बना और ये आज भी भारतीय संविधान और आईपीसी का हिस्सा बना हुआ है। हो सकता है कि नेहरू और इंदिरा के नाम से कुछ लोगों को हैरत हो। तो चलिए इस कानून के लागू होने की परिस्थितियों को शुरू से समझते हैं और फिर बात करते हैं। अंग्रेजों के जमाने में जब 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो उसके बाद अंग्रेजों को ऐसे कानून की जरूरत महसूस हुई जिसके जरिए वो भारतीयों के अपराध के हिसाब से सजा दे सके। इसके लिए अंग्रेजों ने थॉमस बेबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में बने चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का सहारा लिया, जो फर्स्ट लॉ कमीशन की सिफारिश पर बनाया गया। इसके जरिए अपराध और उसके हिसाब से सजा तय की गई और नाम दिया गया इंडियन पीनल कोड। ये लागू हुआ 1860 में, लेकिन तब इस पीनल कोड में राजद्रोह जैसा कोई कानून नहीं था। धारा 124 तो थी, लेकिन 1860 वाले कानून में धारा 124 से नहीं थी। 1870 में ब्रिटिश वकील और जज रहे जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन की सलाह पर इस आईपीसी में अलग से धारा 124 में ए जोड़ा गया। अंग्रेजों ने तर्क दिया कि गलती से यह कानून ओरिजिनल ड्राफ्ट में छूट गया था और अब हम इस गलती को सुधार रहे हैं। अंग्रेजों ने गलती सुधारी और यह गलती भारतीयों पर बहुत भारी पड़ी। 1891 में इस कानून के तहत पहला केस एक पत्रकार पर दर्ज हुआ, जिनका नाम था जोगेंद्र चुंदर बोस। उन्होंने अपनी बंगाली पत्रिका बांगुबाशी में अंग्रेजों के बनाए एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 की मुखालफत की। इसके बाद 1897 में इस कानून का चाबुक चला लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर, जिन्हें इस कानून का दोषी ठहराकर 18 महीने की सजा भी दे दी गई। महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू तक को इस क्रूर कानून के जरिए सजा सुनाई गई। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ और भारत ने अपना संविधान बनाने पर काम शुरू किया, तो उस वक्त पूरी संविधान सभा ने एक सुर में तय किया कि अभिव्यक्ति की आजादी पर किसी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसे देखते हुए संविधान से राजद्रोह शब्द को पूरी तरह से हटा दिया गया। 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, तो उसमें आर्टिकल 19(1) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का जिक्र किया गया। हालांकि तब भी आईपीसी में सेक्शन 124 से बना हुआ था, लेकिन जब संविधान में ही राजद्रोह का जिक्र नहीं था, तो आईपीसी का सेक्शन 124 से भी लगभग बेकार था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब भी ऐसी ही परिस्थिति थी। लेकिन फिर पंजाब हाई कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसने सब बदल दिया। हुआ यह कि 1951 में पंजाब हाई कोर्ट ने तारा सिंह गोपीचंद बनाम राज्य मामले में यह आदेश दिया कि सेक्शन 124 से निर्विवाद रूप से अभिव्यक्ति की आज़ादी में बाधक है और यह संविधान के आर्टिकल 19 के मौलिक अधिकार के तहत मिली बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन करता है। इस फैसले से प्रधानमंत्री नेहरू नाराज हो गए
यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमनवेल्थ स्टडीज में पोस्ट डॉक्टरल फेलो त्रिपुदमन सिंह अपनी किताब वो 16 दिन, नेहरू, मुखर्जी और संविधान का पहला संशोधन में लिखते हैं कि उस वक्त नेहरू के खिलाफ अखबारों में भी छपना शुरू हो गया था और उनके कई फैसलों पर अखबार विरोध में लंबे लंबे संपादकीय लिखने लगे थे। इस दौरान आम चुनाव भी नजदीक आ रहे थे, जो आजाद भारत के पहले आम चुनाव होने थे। इन परिस्थितियों से निपटने की कोशिश के तहत जून 1951 में भारत का पहला संविधान संशोधन हुआ, जिसका प्रस्ताव खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ही पेश किया। 16 दिनों तक संसद में खूब बहस हुई, जिसमें सबसे गर्मागर्म बहस प्रधानमंत्री नेहरू और विपक्ष के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बीच हुई। लेकिन जब वोटिंग की बारी आई तो पक्ष में 228 वोट पड़े, विपक्ष में 20 वोट पड़े और करीब 50 सांसद वोटिंग से गायब रहे। इस तरह भारत का पहला संविधान संशोधन लागू हुआ, जिसमें कई बड़े बदलाव हुए थे और जिसके लिए संविधान विशेषज्ञ उपेंद्र नाथ बख्शी ने कहा था कि ये तो भारत का दूसरा संविधान है। संविधान संशोधन के जरिए सबसे बड़ा बदलाव हुआ था आर्टिकल 19(1)A में। इसके साथ ही 19(2) को संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया, जिसके जरिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया और इसके साथ ही आईपीसी का सेक्शन 124A फिर से मान्य हो गया और फिर राजद्रोह अपराध बन गया। रही सही कसर इंदिरा गांधी ने 1974 में पूरी कर दी। उन्होंने 1898 का क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर हटाकर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 लागू कर दिया। 1974 से लागू हुई इस सीआरपीसी के जरिए पुलिस को यह ताकत मिल गई कि बिना वारंट के भी पुलिस राजद्रोह के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। वैसे समय समय पर अदालतें भी इस कानून को लेकर फैसले देती रही। आजादी के बाद तारा सिंह गोपीचंद बनाम राज्य मामले में पंजाब हाई कोर्ट ने 1951 में तो यह कह दिया था कि राजद्रोह का कानून अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता का हनन करता है। संविधान संशोधन के बाद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1959 में रामनंदन बनाम राज्य मामले में कहा कि 124A संविधान का उल्लंघन है। लेकिन फिर 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया कि अंग्रेजों के जमाने के इस कानून को भारत में पूरी तरह से वैधता मिल गई। इस केस को कहा जाता है केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य। इस मामले में केदारनाथ सिंह ने सीआईडी के अधिकारियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। वहीं सरकार के सदस्यों को कांग्रेस के गुंडे कहा था। पुलिस ने केदारनाथ सिंह पर राजद्रोह का केस दर्ज किया था। बिहार की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने केदारनाथ सिंह को राजद्रोह का दोषी भी करार दे दिया है। पटना हाई कोर्ट ने भी केदारनाथ सिंह को दोषी ही माना और सुप्रीम कोर्ट में भी 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने अपने फैसले में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंधों का जिक्र किया गया है। 1951 में इसको संविधान संशोधन के जरिए लागू किया गया था। इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर कोई शख्स सार्वजनिक व्यवस्था या फिर प्रदेश की सुरक्षा को लेकर धमकी देता है तो ये समाज के खिलाफ अपराध है और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। यही राजद्रोह है। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के 1962 के फैसले के बाद से अब तक राजद्रोह से जुड़े हजारों मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। हजारों खारिज भी हुए हैं और आज भी हजारों मामले अदालतों में लंबित हैं। इसके बावजूद जब भी राजद्रोह के इस कानून को वैधता देने की बात आती है तो इसके समर्थक केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के 1962 के फैसले का ही हवाला देते हैं। सरकारें चाहे कांग्रेस की हो चाहे जनता पार्टी की या बीजेपी की, उनके सामने भी जब जब इस कानून की वैधता का सवाल आया है, उन्होंने केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के 1962 के इस फैसले को ही अपनी ढाल बनाया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की बेंच ने इस कानून पर जो रोक लगाई है, उससे इस कानून से जुड़ी विसंगतियों के खत्म होने की उम्मीद जगी। इस बात की भी उम्मीद जगी है कि जो लोग बेवजह इस कानून का शिकार बने हैं, उन्हें भी अब जमानत पर रिहा किया जा सकता है। लेकिन केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है, उससे एक बार फिर से स्थितियां शायद 1951 जैसी भी पैदा हो सकती है, क्योंकि किरेन रिजिजू ने कहा है कि हम कोर्ट और इसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा है जिसे सभी अंगों द्वारा अक्षरशः और भावना में सम्मान किया जाना चाहिए। तो क्या अब सरकार और अदालत के बीच इस बात को लेकर टकराव बढ़ेगा? अब आखिर भविष्य में क्या होगा, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है और जो भी होगा हम वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। शुक्रिया,
आप देख रहे थे अनकट।